सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। मैं हूं शिवांग शुक्ला और मैं आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं आफ्टर कंप्लीटिंग माय चैप्टर फर्स्ट विच इज़ सॉलिड स्टेट एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर विच इज़ सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द पार्ट वन solution, and today I am going to explain what is solution and whole chapter is based on the solution. So guys, here पूरा चैप्टर जो हमारा है solution पे बेस्ड है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी स्टार्टिंग से एंड तक हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सोल्यूशन। सो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं चैप्टर वन सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं चैप्टर वन विच इज सोल्यूशन, सो यहाँ पे मैं हर बार की तरह पहले आपको बताऊंगा ये वीडियो की पार्ट वन है, तो यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चैप्टर, यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं क्योंकि चैप्टर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज चैप्टर 2। सो गाइस, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सॉलिड। इस वीडियो में हम टोटल 7 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो का पहला टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। देखिए ये चैप्टर ही हमारा सॉल्यूशन है। तो जैसे पिछली बार था सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड ठोस अवस्था, जिसे हिंदी में कहें हम ठोस अवस्था। तो हमने पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। जस्ट लाइक दिस चैप्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कोरिलेट्स टॉपिक और पढ़ेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, ये सिर्फ कोर्स के टाइप्स का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन और भी टाइप्स के होते हैं, सिर्फ हम कोर्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है वो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन अ टर्म ऑफ सॉल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड, एंड फिर पढ़ेंगे हेनरी लॉ, जो कि बहुत ही फेमस लॉ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हेनरी लॉ। और फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ। तो ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशन हम समझेंगे, सॉल्यूशन होता क्या है, ये कैसे बनता है, और व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ये सब हम इस वीडियो में, ये इतने टॉपिक्स हैं जो हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि ये टॉपिक हमारा पहला वन है, तो हम यहाँ हेडिंग लगाते हैं सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। तो मैं यहाँ पे अगर लैंग्वेज में लिखूं तो अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution। इसका मतलब गाइस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो गाइस, इसका मतलब ये है कि जब कभी, मतलब 2 और मोर होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है। मान लीजिए होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक हमने कंटेनर लिया, यहाँ पे हमने पानी भरा, यहाँ पे हमने पानी भरा जस्ट लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे हमने पानी भरा और इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने मान लीजिए एक बीकर से NaCl डाला। हमने क्या डाला, ये NaCl है, ये क्या है NaCl, ये क्या है NaCl डाला। तो अब देखिए यहाँ पे जो NaCl के पार्टिकल्स हैं इसमें कंबाइंडली मिक्सड हो गए हैं। इसको अगर हम पहली बार तो अगर चलाएंगे तो ये कंबाइंडली मिक्स हो गए हैं, ये देखिए कंबाइंडली मिक्सड हो गए हैं। इसमें
मिक्सड हो गए हैं। अब ये कंबाइंडली मिक्सड हो गए, ऐसा नहीं कि NaCl का पार्टिकल अलग हो और वाटर का पार्टिकल अलग हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इस तरीके से ऐसा सोल्यूशन मिलता है कि कंबाइंडली पूरा मिक्स हो जाए, और इनकी रेंज क्या होती है, जनरली इनकी रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर। तो इसमें क्या होता है, इतनी इतनी क्लोज पार्टिकल्स मिल जाते हैं, मतलब आप उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। तो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। और इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा, अगर शॉर्ट पढ़ना चाहे, देखिए ये मैं आपका बहुत ही इनिशियल टॉपिक है, तो मैंने बिल्कुल आपकी बुकिश लैंग्वेज बताई है, ताकि जो कि अगर आप बोर्ड्स में कहीं प्री बोर्ड्स में आ जाए तो लिख सकें। और इसको और करके हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिखना चाहें तो। The combination of solute and solvent is called solution। ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है, बहुत लोगों की, आपने बहुत लोगों को बताए होंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन डेफिनेशन है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको शॉर्ट में अगर हम इसको इंडिकेट करना चाहें तो ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, जस्ट लाइक दिस। देखिए, जो लेस अमाउंट में होता है, वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है, वो क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट। सो इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन। इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे लेस अमाउंट में क्या है, NaCl, तो NaCl हमारा क्या है, सॉल्यूट। लार्ज अमाउंट में क्या है, वाटर, तो यहाँ क्या है, सॉल्वेंट। तो ये क्या है, सॉल्वेंट। सो यहाँ पे NaCl हमारा क्या है, सॉल्यूट, और वाटर हमारे भी यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। सो देखिए, हमने यहाँ पढ़ा एक डेफिनेशन, इसकी सेकंड डेफिनेशन, जो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन की, हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो ये इसका रहा एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन NaCl मिक्स्ड इन अ वाटर। सो ये इसका हमारा क्या हुआ, एग्जाम्पल। अब हमने जैसे ये अपना टॉपिक कंप्लीट किया, ये पूरा हमारा टॉपिक था। अब हम चलते इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो हेलो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इनकी हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। वैसे अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बट यहाँ पे हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इनके बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। जैसे देखिए, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यानी गैसियस सोल्यूशन, और फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन, और फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड सोल्यूशन। आप जानते हैं मटर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो गैस, ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे गैसियस सोल्यूशन। मतलब जब देखो यहाँ पे गैस सोल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब जो कम मात्रा में ली है वो भी गैस है, ज़्यादा मात्रा में ली वो भी गैस है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम जब मिलाएंगे तो गैसियस सोल्यूशन के फॉर्म में ही आएगी। क्योंकि देखिए, जो ज़्यादा होगा वो ऐसे सोल्यूशन के, मान लीजिए यहाँ पे गैस ज़्यादा है, तो इसे हम गैसियस सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जब हम गैस गैस में मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल जैसे ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स टुगेदर, जैसे जितने भी ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स करती हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपको देख सकते होंगे, यहाँ पे इसका एग्जांपल है, मतलब ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेज मिक्स टुगेदर जस्ट लाइक एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। तो ऐसा सोल्यूशन के एग्जाम्पल क्या है, इनको पहली बात तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जस्ट लाइक जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे गैसियस सोल्यूशन का दूसरा टाइप, जैसे होता है लिक्विड इन अ गैस, मतलब जो सॉल्यूट लिया है वो लिक्विड है, मतलब गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है। तो ऐसे अब जैसे क्लोरोफॉर्म, जिसको हम इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ये हम अभी ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो इसको सुंघा के हम किसी को भी बेहोश कर सकते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स्ड विद अ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स्ड विद अ नाइट्रोजन गैस, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ऐसे हम पढ़ते हैं गैसियस सोल्यूशन व्हेन सॉलिड मिक्स इन अ गैस, मतलब सॉलिड जो है वो कम मात्रा में, गैस ज़्यादा मात्रा में। जब कैम्फर मतलब कपूर, जब कपूर को हम लोग देखते होंगे, जब कपूर को जलाते हैं आप लोग, तो यहाँ पे वो किसके फॉर्म में हो जाती है, गैसियस के फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो नाइट्रोजन गैस से मिक्स कर जाती है। अब देखिए ये सॉलिड था, गैस से मिक्स किया तो ये सॉलिड सोल्यूशन एक बनाया, वो भी कौन सा, गैसियस सोल्यूशन। ऐसे ही हम पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन क्या, अब लिक्विड सोल्यूशन यानी लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होगी, लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा, तो यहीं पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड सोल्यूशन हम यहाँ पे गैस, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे हर बार क्या रहेगा, लिक्विड यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और जो सॉल्यूट रहेगा वो तीनों स्टेट रहेंगी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे जब गैस मिलती, गैस की मात्रा कम है, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, इसमें मिलाएंगे तो जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर, ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ये इससे क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिक्विड, जब लिक्विड को मिलाते हैं, पहले मैंने सोल्यूशन का जब आपको पढ़ाया था सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया था। यहाँ पे जब जैसे हम पढ़ा, ये सोल्यूशन का है, तो एग्जांपल में अगर हम इसको डिफाइन करें, जैसे सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, बहुत ही फेमस है। जैसे जब हम लगता है अल्कोहल में, यानी अल्कोहल यानी जब दारू में हम पानी मिलाते हैं, देसी भाषा में बोले तो हम क्या बोलते हैं, तब हम लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। देखिए सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये मैंने दिया था फर्स्ट में, ये मैंने दिया था कैसा, फर्स्ट में जब हमने सोल्यूशन पढ़ा रहे थे उसके फर्स्ट एग्जांपल यही था। सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड क्या है NaCl, लिक्विड क्या है वाटर, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। इसको अब आगे पढ़ेंगे तो हम ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड सोल्यूशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, अब जो तीनों स्टेट क्या होंगी, सोल्यूट। तो अब हम जब गैस और सॉलिड मिलाते हैं तब कौन सा, अब जब हम गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तब कौन सा सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डिजॉल्व गैस इन अ मिनरल्स एंड हाइड्रोजन इन अ पैलेडियम, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हुआ। अब हम पढ़ेंगे जब लिक्विड सॉलिड बनाते हैं, मतलब लिक्विड कम है सॉलिड ज़्यादा है, जैसे अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। कोई भी मेटल विद मर्करी क्या कहलाएगा, उसका अमलगम। यहाँ पे सोडियम इसके साथ है तो इसे हम सोडियम अमलगम कहेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड इन अ सॉलिड, जब सॉलिड को सॉलिड मिलाते हैं, जस्ट लाइक कॉपर डिजॉल्व इन अ गोल्ड, इस हम एलॉयज, जैसे एलॉयज होते हैं दो और मोर मेटल्स को मिला के हम एलॉयज बनाते हैं, वैसे ही ये एलॉयज कहलाएंगे। तो ये थे इनके फिजिकल बेसिस पे इनके टाइप्स। देखिए ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो मैंने इसीलिए आपको अच्छा सा चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप एक बार अपने मन से रीड जरूर करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं कहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप NCERT उठाइएगा, इसको रीड करिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि जब गैस मिलता है तो उससे कौन से एग्जाम्पल में, लिक्विड गैस मिल गया तो उससे कौन से एग्जाम्पल में, सॉलिड को जब हम गैस मिलाते तो उससे कौन से एग्जाम्पल में। अब आप घर में देखिए, जब आप चाय बनाते हैं, घर में आप जब चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं इन पानी में, कोई पानी में डालते हैं यानी वाटर इन वाटर, तो आपको कौन सॉल्यूशन मिलता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही आप आसपास चीज़ें ढूंढिए कि जब हम
मान लीजिए जब कोई चीज़ लाते हैं, मान लीजिए जब कोई लोग को अल्कोहल पीते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं, तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, तो इसमें सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है, ऐसी चीज़ें थिंकिंग करिए, सोचिए। और इनको जितने ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतने ज़्यादा आपको आएगा। ऐसे नहीं मैं कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ बस आपको 100% आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ाया आपको 70% आया और आप कुछ पढ़ेंगे तो 20% और आ जाएगा। तो इससे टॉपिक आप जितने टॉपिक पे आपकी पकड़ बनती जाएगी। सो ऐसी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सो गाइस हम चढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? ये बहुत ही फेमस सोल्यूशन है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ने के लिए हमारा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बनता नहीं है। लेकिन हम बाइनरी सोल्यूशन इसलिए पढ़े क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ टू कंपोनेंट्स इट इज कॉल्ड अ बाइनरी सोल्यूशन। इसका मतलब है कि जब कभी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई भी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स को, मान लीजिए या इसमें हमने लिया है जस्ट लाइक अ चीनी, हमने यहाँ पे चीनी ली है, चीनी के पार्टिकल्स नहीं है, चीनी के पार्टिकल्स नहीं है, ये सब चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे चीनी के पार्टिकल लिए हैं और यहाँ पे हमने लिया है वाटर, यहाँ पे हम क्या लिया है? वाटर। तो यहाँ पे देखिए ये है शुगर और यहाँ पे हमने लिया वाटर। इसको जब हम मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्यारा सा सुंदर सा एक सोल्यूशन हमें मिलेगा, जो कि अब हमने यहाँ पे चीनी को मिलाया प्लस यहाँ पे हमने वाटर को मिलाया तो एक सोल्यूशन बना, ये सोल्यूशन बना। अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट लिए हैं जस्ट लाइक अ शुगर एंड अ वाटर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लिए हैं, शुगर एंड वाटर। तो इन दो जब कभी भी हम 2 कंपोनेंट से सोल्यूशन बनाएंगे तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। और जब 3 कंपोनेंट्स मिलाएंगे तो उससे हम बोलेंगे टर्नरी सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सोल्यूशन। तो अब टर्नरी सोल्यूशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी मैंने आपको सोल्यूशन के टाइप्स बताए हैं वो भी 2 सोल्यूशन मिला के बनाए हैं, इसीलिए बाइनरी सोल्यूशन हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए मैंने शुगर मिलाया, वाटर मिलाया, सोल्यूशन बनाया। यहाँ NaCl भी ले सकते थे, NaCl प्लस वाटर सोल्यूशन बना। अब मान लीजिए ऑक्सीजन इन अ वाटर, वो क्या हुआ? ऑक्सीजन एक सॉल्यूट है, वाटर क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो ये लिक्विड सोल्यूशन बना। तो इसीलिए 2 कंपोनेंट से मिलकर जब कभी भी सोल्यूशन बनता है उनसे क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिख सकते हैं कि व्हेन अ सोल्यूशन contains only 2 solution, only component, it is called binary solution. It is called binary solution। तब इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। मैंने होता व्हेन अ सोल्यूशन कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट इट इज कॉल्ड अ बाइनरी सोल्यूशन, और 3 कंपोनेंट कंटेन करते हैं क्या बोलते हैं? टर्नरी सोल्यूशन। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया बाइनरी सोल्यूशन का। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन अ टर्म। अब कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करेंगे कि इन अ टर्म ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के टर्म में हम कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ अ सोल्यूशन। मेथड्स ऑफ सो गाइस यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक हेडिंग लगाते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन इन अ ग्राम पर लीटर, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं। कुल ऐसे हम 7 कंसंट्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। टोटल हम ऐसे 7 टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। 7 टॉपिक जस्ट लाइक पर ग्राम पर लीटर से हो गया, मोलरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया और मोल फ्रैक्शन हो गया। ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ऐसे ये देखिए अगर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसी से आते हैं, और कुछ 2 टॉपिक्स और हैं मैं आपको बताऊँगा।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से उनसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये जो हमारा मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ 7 टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊँगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा आते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आते हैं मोलैलिटी के, नॉर्मेलिटी के और मोल फ्रैक्शन। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल आने ही स्टार्टिंग से। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की हम बात करेंगे और आपसे कोई कह दे कि न्यूमेरिकल कहाँ से, तो न्यूमेरिकल ये 4 टॉपिक से आने हैं। तो कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन की 7 टर्म्स से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लगाते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इतने इक्वल, ये इक्वल है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब मान लीजिए 200 ग्राम सॉल्यूट ले रहे हैं कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन में, उनके रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। देखिए कितना इजी, बिल्कुल इजी हो रहा है। ग्राम कितने ग्राम है पर लीटर में, कितने ग्राम है पर लीटर में। तो कितना इजी देखिए बिल्कुल है, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम लैंग्वेज लिखे दे रहे हैं। लैंग्वेज में अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स of solute present in 1 liter of the solution of a solution। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितने 1 लीटर में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर। तो ऐसे लिखेंगे हम मास ऑफ, यहाँ पे हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसके, मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w से, और यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डिफाइन करें तो जितने ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर के सोल्यूशन में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अब हम पढ़ेंगे ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ब्रैकेट में अंदर बंद करने की हम कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक दिस। तब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टाइप, जो कि है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये इक्वल है कि मास ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी के 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका मास परसेंटेज निकाल दें, तो हम क्या होते हैं, मास परसेंटेज। मतलब किसी भी सॉल्वेंट की अपेक्षा में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसके जो हम परसेंटेज निकालते हैं, उसका परसेंट निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। सॉल्यूट का जो मास लेंगे केजी में नहीं लेंगे, ग्राम्स लेंगे, ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
द सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम के सोल्यूशन में, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, लीटर के सोल्यूशन में, लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 100 ग्राम के सोल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा इन ग्राम्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो इसको हम मास परसेंटेज को सिंपली ऐसे में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया है, इसको आप पढ़िएगा ज़रूर अपने मन से एक बार, और यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा इस वीडियो से। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है मास परसेंटेज का, ये इसका मास परसेंटेज का फॉर्मूला हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा वॉल्यूम परसेंटेज। इस टॉपिक से आगे चलने से पहले मैं आपको इनके एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूँगा और इन कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको भी अभी तक नहीं समझ में आया है कुछ, तो एक मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज हेयर इज अ क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6 ग्राम्स ऑफ सल्यूट आर प्रेजेंट इन, अब देखिए यहाँ पे सल्यूट क्या है, ये इसमें खुद बता रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि 6 ग्राम ऑफ सल्यूट आर प्रेजेंट इन अ 500 ml of a solution. What is the concentration of a solution in gram per liter? तो देखिए ग्राम पर लीटर। अब इसमें कह रहा है कि इन कंसंट्रेशन फाइंड करिए इन अ टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो आपने भी यहाँ पे पढ़ा था कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, आपने यहाँ पढ़ा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, देखिए 6 ग्राम दिया है, तो ऊपर लिख लीजिए आप यहाँ पे 6 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 6 ग्राम्स, तो यहाँ पे ग्राम्स में गिवन है 6, यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे गिवन फॉर्मूले में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, पर यहाँ पे जो इसमें लिखा आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, साफ गिवन है, कुछ आप कहीं से घूमने की जरूरत नहीं है। तो 500 ml दिया है, तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ml में गिवन है, तो 500 ml है, तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 500, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा, तो यहाँ पे आ गया 12 ग्राम पर लीटर। 12 ग्राम पर लीटर, इसका क्या होगा, ये न्यूमेरिकल हो गया। तो देखा आपने यहाँ पे समझा, जैसे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए जो सॉल्यूट का था ग्राम्स में गिवन है, तो लिख दिया, और हमने क्या सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम चाहिए था सॉल्यूशन को, वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे ml में दिया था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, अब इनके टर्म में हमने इसे फाइंड कर लिया। जस्ट लाइक दिस। अब हम फाइंड करेंगे मास परसेंटेज के हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक अगर किसी में दिया है NaCl, जस्ट अगर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कहीं पे दिया है NaCl एक्वा सोल्यूशन, मान लीजिए आप, अगर आपको सोल्यूशन में क्या कह रहा है कि NaCl का किसका सोल्यूशन है, एक्वस का, एक्वस सोल्यूशन, NaCl का एक्वा सोल्यूशन है। इसका मतलब है NaCl का एक्वा सोल्यूशन मतलब क्या है, वाटर है और उसमें NaCl के पार्टिकल्स पड़े हैं, NaCl के पार्टिकल्स पड़े हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, NaCl का एक्वा सोल्यूशन है। अगर NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि NaCl के एक्वा सोल्यूशन में NaCl जो है वो 10% बाय वेट है, 10% क्या है, बाय वेट है, ठीक है, 10% बाय वेट है। तो दिस शोज दैट, मतलब ये हमें बताता है कि जो इस पूरे एक्वस के सोल्यूशन में 10 ग्राम्स क्या प्रेजेंट है, 10 ग्राम्स में NaCl प्रेजेंट है, और 100 माइनस 10 हमें क्या मिला, 90 ग्राम्स,
क्या मिला, यानी 90 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है, यानी जो 90% है वो क्या है हमारा वाटर है, वो हमें क्या है वाटर। तो ऐसा ही होता है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 10% बाय वेट NaCl सोल्यूशन तो फाइंड द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ दिस। तो आपको आप कहेंगे कि इसमें सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का वेट कहाँ है, सॉल्वेंट का वेट क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो आपको ऑटोमेटिक माइंड लगा के 100 से माइनस करना होगा। ये देखिए 90 ग्राम ऑटोमेटिक निकल आया है, तो यही आपको फाइंड करना होगा। तो ऐसा ही मास परसेंटेज निकाल सकते, इसकी मदद से हम किसको किसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन किस में आएंगे, मोलैलिटी में आ सकते हैं, मोलैरिटी में आ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में आएंगे। तो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए यही कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, और किसके टर्म में, मास परसेंटेज के टर्म में। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे जस्ट लाइक दिस। सो गैस, इसकी जैसे हमने ऊपर वाले की हमने यहाँ पे किया था कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर के न्यूमेरिकल, जस्ट लाइक दिस हम करेंगे मास परसेंटेज। मतलब किसी का भी मास परसेंटेज, अगर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पे 100 ग्राम, आपसे कहेंगे कि यहाँ पे 365 ग्राम का पूरा सोल्यूशन है। अगर हम आपसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 365 ग्राम का पूरा सोल्यूशन है, तो अब आप यहाँ बताइए कि सोल्यूट कितने परसेंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है। अगर हम आपसे ऐसा ही पूछें या इनका मास परसेंटेज पूछें, ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास, एक्चुअल मास गिवन हो, तो मतलब मास परसेंटेज निकालेंगे, उसका हम न्यूमेरिकल फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन अ टर्म ऑफ मास, मास के टर्म में हमें कंपोजिशन फाइंड करिए ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%, इसका 300 ग्राम का 25% एंड 400 ग्राम का 40% सोल्यूशन बाय मास, सोल्यूशन बाय मास। ओके तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 25% सोल्यूशन। इसका मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 25% ऑफ सोल्यूशन, कि 25% के सोल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम करेंगे 25, ऐसे तो हम निकालते हैं 100, ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें तो किससे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 25 75, जो 75 ग्राम इसका हम यूज़ करेंगे। मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 25% सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसमें गिवन है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं 75 ग्राम हमें यहाँ पे मिला। तो मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे ही मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 40%, जस्ट सेम मेथड। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 40% ऑफ सोल्यूशन। तो हमें बिल्कुल जस्ट लाइक दिस ऐसे निकालेंगे, 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 400, 2 0 से 2 के 16, यानी 160 ग्राम। यहाँ पे हमें क्या मिला, 160 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में सल्यूट मिले हैं, ये दोनों में सल्यूट मिले हैं, तब हम बोलेंगे टोटल सल्यूट, टोटल मास ऑफ सल्यूट कितना होगा, 160 + 75, 160 + 75। तो यहाँ पे हम क्या 5 का 5 16 बात 30, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 235 ग्राम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 235 ग्राम। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक गिवन था कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इन टर्म ऑफ मास ऑफ आ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय। यहाँ देखिए हम परसेंटेज निकाल लें कंपोजिशन किसका, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, किनके टर्म में, मास के टर्म में, और एक आता है मोल फ्रैक्शन। अब हम उस आगे निकालेंगे मोल के टर्म में, और यहाँ पे भी हम क्या निकाल रहे हैं, मास के टर्म में, इसके ग्राम के टर्म में, मास के टर्म में कितना हुआ। तो अब हमें पता चल गया 235 ग्राम हमने ये किया है, सल्यूट है, 235 ग्राम सल्यूट है, और लेकिन टोटल कितना गिवन है, टोटल 300 ग्राम और 400 ग्राम गिवन है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 700 ग्राम। अब 700 ग्राम में अगर हम माइनस करेंगे 235 ग्राम, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है और ये
क्या है हमारा, है सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे तो देखिए नहीं, यहाँ ये सॉल्यूशन का है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का है। अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकलेंगे, देखिए ये 300 ग्राम था, ये 400 ग्राम है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन अब हमने मास क्या, हमने किसका मास निकाला, हमने मास निकाला सॉल्यूट का, ये देखिए सॉल्यूट का हमने किसका निकाला, सॉल्यूट का निकाला। सॉल्यूशन से सॉल्यूट का माइनस करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 में से 5 किया बचा 500, यहाँ पे हम बचेगा 465, हाँ 465 ग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 465 ग्राम। ये क्या मिला, सॉल्वेंट मिला, ये क्या मिला हमें, सॉल्वेंट मिला। तो अब यहाँ पे ऐसे ही हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें सॉल्वेंट मिला। इसके आगे अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर हम साइड में अपने थोड़ी सी जगह बची है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमें यहाँ पे मिली है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज अगर हम यहाँ पे सॉल्यूट का निकालेंगे, सॉल्यूट यहाँ पे कितना है 235, और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 700। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 235, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 700, परसेंटेज भी निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व कर देंगे तब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा 33.57%। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। सो आप देखिए यहाँ पे हम मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने निकाला कितना 465, तो 465 अपॉन सॉल्यूशन का कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे कितना आया, इसको अगर हम निकालेंगे तो 64.73 आया। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको हम जब जोड़ेंगे तो 100%। सो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि अब मास परसेंटेज पढ़े थे, मास परसेंटेज मतलब मास किसका होता है, जनरली आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे किसी भी सॉलिड हो गया या कोई अदर चीज़ होगी इसे मास में आ सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम किसका लेते हैं जनरली, जो हम उसका ले सकते हैं वॉल्यूम, जैसे लिक्विड में हो गया, लीटर में हो गया, कोई चीज़ हो गया। तो ठीक है, जब इसमें हम ये वॉल्यूम परसेंटेज हम तब पढ़ते हैं जब बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर नोट के लिख सकते हैं कि दिस method is used when both the solvent and solute are in लिक्विड। अब आप लोग पूछेंगे अभी मैंने मास परसेंटेज निकाला था और वॉल्यूम परसेंटेज निकाला, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा लोग मेनली डिफरेंस यही है कि इसमें दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर लिक्विड। जब दोनों जो होते हैं किस में होते हैं, जब दोनों उसमें लिक्विड में होते हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, ये इसका मेनली है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें डेफिनेशन में, अगर इसको हम डेफिनेशन में डिफाइन करें तो लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 parts of the solution by volume। इसका मतलब है कि इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। सो इसको हम वैल्यूज़ परसेंटेज में इसका हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। मेनली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इसके लिए, जिसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उसके विद न्यूमेरिकल अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाले इसका तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, द कंपोनेंट, और लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे टोटल, बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह, बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह।
द सॉल्यूशन। ठीक है, अब वहाँ क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट लिखते थे, फिर लिखते थे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल जस्ट लाइक इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या हमारा हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे अब हम अगर हम जैसे हम कहें कि यहाँ पे कि अब हमने ले लिया 10% ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे हमने कहा कि जस्ट लाइक दिस कि 10% ऑफ एथिल अल्कोहल पसंद है, परसेंटेज प्रेजेंट है हमें कितने में, 100 ml ऑफ वाटर में। तो क्या है, इसका मतलब है कि 10 ml प्रेजेंट है एथिल अल्कोहल किसके में, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। अब ऐसे ही कहें हम कि 35% ऑफ एथिल अल्कोहल प्रेजेंट है वाटर में 100 ml में। तो इसका मतलब क्या है कि 35 ml प्रेजेंट है 100 ग्राम के 100 ml के सॉल्यूशन में। तो बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नॉर्मेलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के टर्म में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं नॉर्मेलिटी। जो कि हमारा फोर्थ टॉपिक है नॉर्मेलिटी। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम लिखते हैं नॉर्मेलिटी। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में डिफाइन करें तो लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जस्ट लाइक दिस, मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। इट इज इक्वल टू द number of grams equivalent of solute present in 1 liter of the solution. It is equal to the number of the grams equivalent of solute present in a 1 liter of solution। अब आप पूछेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। इस लैंग्वेज का, इस जो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन का लैंग्वेज है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। यानी ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जिसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट मास, मतलब इक्विवेलेंट मास कह सकते हैं या इक्विवेलेंट mass which is E। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट। मतलब जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने अमाउंट प्रेजेंट होगा ग्राम इक्विवेलेंट का 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। उसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मेलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा कि इसका मतलब है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर के सॉल्यूशन में, जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इक्विवेलेंट मास मतलब होता है कि यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। ये क्वेश्चन में क्या रहता है, गिवन रहता है। अब इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास। मतलब इस इक्विवेलेंट मास मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि इक्विवेलेंट मास
इक्विवेलेंट मास अगर मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूँ तो मतलब जो गिवन रहेगा जो कंपाउंड गिवन रहेगा उसका मास, जैसे मास ऑफ गिवन सॉल्यूट कंपाउंड, जैसे लिखा है HCl अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, जैसे गिवन है आपको, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। जैसे HCl है, यहाँ पे हम H प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ पे H प्लस माइनस जितने भी, ये एन फैक्टर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि हम कह सकते हैं एसिड के एन फैक्टर, बेसिक के एन फैक्टर यानी बेस के एन फैक्टर, एसिड और यहाँ पे हम बेस भी लिख सकते हैं के फैक्टर, और साल्ट के अलग अलग एन फैक्टर होते हैं, अलग अलग एन फैक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबके अलग अलग एन फैक्टर होते हैं। जैसे हमने यहाँ HCl लिया तो ये क्या है, एसिड है, और NaOH लिया तो ये क्या है, बेसिक है। NaCl लिया तो ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब जितने भी हम, अब एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन रिमूव कर लें वो उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर। बेस में क्या होगा, जितने OH माइनस हम रिमूव कर लें वो उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर। और इसमें साल्ट में क्या होगा, जितने प्लस आयन साल्ट में रिमूव कर लें वो उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर। तो इसे कहते हैं मास ऑफ द कंपाउंड गिवन सॉल्यूट कंपाउंड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे गिवन है कि हमें गिवन है NaCl, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 35.5। इसका होता है, किसका होता है, Cl का। और इसमें अगर हम और ऐड कर दें तो 23, इसमें 23, ये NaCl का मास ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या है, 5, 8 और 5 यानी 5.8 यानी 58.5। ये किसका वेट है, NaCl का। ये किसका वेट है, NaCl का। ये किसका वेट है, NaCl का। यानी इसका फिर इक्विवेलेंट वेट अगर हम कैलकुलेट करें कि इक्विवेलेंट वेट होगा तो कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट यानी एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, प्लस कितने रिमूव कर सकते हैं, Na प्लस कितने रिमूव कर सकते हैं, 1, तो डिवाइड बाय 1, ये तो वही रहा। तो यानी हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट हमें क्या मिला, वेट, इक्विवेलेंट मास या वेट हमें क्या मिला, 58.5। तो ऐसे ही रखते हैं हम, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे रखते हैं, मतलब यहाँ पे तो मास ऑफ गिवन कंपाउंड, या लिख सकते हैं मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि जितने H प्लस आयन या Na प्लस आयन या OH माइनस जितने रिमूव कर सकते हैं वो सब क्या कहलाता है, एन फैक्टर। तो जनरली सब जगह 1 पाया जा सकता है, तो किसी को भी अगर 1 से डिवाइड करें तो सेम चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे वही इक्विवेलेंट मास उसका हो गया। तो ये मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको नहीं समझ में आया, अब भी आपको इक्विवेलेंट मान नहीं समझ में आया, तो मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही छोटी छोटी माइक्रो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ। मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट समझाया कि मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मास ऑफ गिवन सॉल्यूट कंपाउंड, जो गिवन होगा, जो हमें फाइंड करना होगा। और एन इज द एन फैक्टर, जो एन फैक्टर हमने बताया। अब मैंने लिखने जा रहा हूँ रियल फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। से हम नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे, वो हमारा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जनरली ऊपर रहता है। अब सॉल्यूट का ही रेशियो सॉल्यूट के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वही कंसंट्रेशन के टर्म को डिफाइन करते हैं, अब डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि V से रिप्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हमारा हुआ फॉर्मूला। अब इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जो कि आपको टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर करेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ।
सो गैस ये है हमारा नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग अ 5 ग्राम ऑफ NaOH। ये हमारा NaOH यहाँ पे क्या है, ये हमारा NaOH यहाँ पे सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन अ 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी थी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे किस में गिवन है, ml में, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैंने यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट विच इज गिवन 5 ग्राम, विच इज गिवन 5 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब क्या होता है कि अब इक्विवेलेंट मास यहाँ से मैंने बताया था ये बेस है, तो इसके OH कितने रिमूव हो सकते हैं, 1। तो 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे यानी इसका n फैक्टर क्या हुआ, 1। तो किसी चीज़ को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ मिलेगी। तो यानी इक्विवेलेंट मास हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं छोटे साइड में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब इसका NaOH का मास कितना होता, मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में समझाया था कि NaOH यानी Na होता है 23 और OH कितना हो गया, सॉरी NaH कितना होता है 23 और प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे कितना हो गया 40। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास अगर 1 से इसको डिवाइड करें, ये देखिए इक्विवेलेंट मास मतलब मास ऑफ गिवन सॉल्यूट कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना हमने निकाला 40 n फैक्टर यानी और n फैक्टर, इक्विवेलेंट मास ये है, n फैक्टर कितना है 1 से डिवाइड करेंगे 40 मिलेगा। तो ये हमने अब यहाँ हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट यानी ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे हमने 40 रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया 40। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी 5/40 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसकी नॉर्मेलिटी। अब क्या फाइंड करेंगे हम इसकी नॉर्मेलिटी, विच इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5/40, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यानी अब 5/40 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 250 विच इज इन ml। सो इसको हम 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 घूम के चला जाएगा ऊपर ऐसे, 5 × 1000 अपॉन 40 × 250, ठीक है। 5 × 1000 अपॉन 40 × 250, तो 250 चौके 1000 और 4 ये 10 से कटा, 5/10 बचा विच इज इक्वल टू 0.5। इसकी नॉर्मलिटी आ गई, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी यूनिट हो गई है। तो हमें इसका क्या सोल्यूशन मिला कि ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ 5/40, वॉल्यूम हमें लीटर में लेना था, 250 ml में गिवन था, तो हमें इसे लीटर में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या निकला 0. इसका आंसर निकल आया। सो गाइस ये थे इसका सोल्यूशन। आई होप कि आपको अब नॉर्मेलिटी अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा कवर करते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन इन ऑफ सॉल्यूशन इन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5th हेडिंग लगाते हैं मोलैरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन का मोलैरिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और एक और टर्म होता है मोलैलिटी। इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसे मोलैरिटी कहते हैं। ध्यान सुनिए कि मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे मोलैरिटी। वो क्या कहलाती है मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मतलब होता है कि सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, जितना सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट पार्टिकल होगा, मतलब सॉल्वेंट तो लिक्विड, मान लीजिए सॉल्वेंट तो है ही ज़्यादा, जितना सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उतना गाढ़ा बनेगा, यानी उतना कंसंट्रेट होगा। यानी कंसंट्रेट होने का मतलब है यहाँ पे
कंसनट्रेट होने का यहाँ पे मतलब है कि सोल्यूशन में कितनी पानी की मात्रा कितनी कम है, वो कितना गाढ़ा है। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल सोल्यूट होंगे उतना ही तो गाढ़ा होगा, इसी का मतलब है मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसे हम क्या करते हैं? मोलैरिटी। और इसका फॉर्मूला क्या है? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बेटा ये 8th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन मास होगा ऑफ सोल्यूट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है मोलैरिटी का। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसी के न्यूमेरिकल आते हैं तो इसके आते हैं तीन, मैंने फिर बता रहा हूँ 4 चीज़ों के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है मोलैरिटी, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा नॉर्मलिटी, चौथा मोल फ्रैक्शन। सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इन टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इन टॉपिक को कभी मत छोड़िएगा। तो इसके मैं आपको न्यूमेरिकल एक एक्सप्लेन। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारा है कि 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4। यानी हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी क्या है? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब हमें जो वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का वो क्या चाहिए? लीटर में चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने क्या बताया था? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब गिवन मास यहाँ पे कितना है? 49 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी ये सोल्यूट ना है हमारा, ये हमारा सोल्यूट है, यानी ग्राम्स 49 ग्राम्स गिवन है, और H2SO4 हमारा सोल्यूट है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो यानी ये हमें सोल्यूट है। सोल्यूट का मास कितना हुआ? ये अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मास, प्लस सल्फर का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 दूनी 32, 32 यहाँ पे सल्फर का मास हुआ, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ये। तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 + 32 + 64। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 98 आ जाएगा कुछ, जस्ट लाइक दिस। तो ये 98 आ जाएगा हमारा। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 98, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसको ये आ जाएगा 1/2। जी 1/2 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आए? 1/2। गिवन ये हमारा क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला, इसको अगर हम करेंगे 0.5, कितना है? 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना है? 0.5 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो अब देखिए 100 ml हमारा है, 100 ml हमारा क्या है? 100 ml क्या सोल्यूशन है, तो हमें जो सोल्यूशन चाहिए कितने में? लीटर में चाहिए। तो इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1। सो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 5। तो इसकी यूनिट क्या हुई? मोल पर लीटर। ये देखिए ये कितना था? मोल्स में था, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये कितने हैं? लीटर है, इसलिए मोल पर लीटर, इसलिए क्या है? मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़े होंगे। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है मोलैलिटी।
सो गाइस अब यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मोलैलिटी, जो कि हमारा 6 कंसंट्रेशन के टर्म में है। मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी तक हम बोल रहे थे नंबर ऑफ मोलैरिटी में, मोलैरिटी में ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी में कैसे डिफाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन लेते हैं वो क्या होता है केजी में होता है, लेकिन इसमें क्या लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ सॉल्यूशन लेते थे, यहाँ सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब अगर हम वाटर ले रहे हैं तो 1 केजी होना चाहिए, पूरा सॉल्यूशन नहीं, पूरे उस पिछले में क्या लेते थे, पूरे सॉल्यूशन को मिला के होता था 1 लीटर, पर यहाँ 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent called मोलैलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। और मैं आपको और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होती है, सो गाइस इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। सो गाइस ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, इन केजी में हो गया है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसमें क्या रहता है, सॉल्यूशन इन लीटर लेते थे। तो जनरली ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान से नोट करके कहीं कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा। ओके, तो अब इसके हम करते हैं न्यूमेरिकल। करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम, सो गाइस क्वेश्चन यहाँ पे है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन मास हमारे पास क्या है 2.5 ग्राम। ओके, अब इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड यानी CH3 यानी एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 1 2, तो 12 गुणे 2, एक कार्बन का होता है 12 प्लस 2 कार्बन है इसलिए 12, प्लस हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम 4 हैं, एक का होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऐसे कितने हैं 4 हैं, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, यानी एक का होता है 16 गुणे 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 12 दूना 24 प्लस 4 1 26 32 60, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, यहाँ पे 60 आ गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स हम जब यहाँ पे निकालेंगे तो हम क्या कहते हैं, गिवन मास कितना है 2.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है 60, तो पॉइंट कटा 0 कटा, इसको हम जब काटेंगे तो यहाँ पे हमारे के पास आ जाए कितना, इसको कट करके अगर हम करेंगे तो 5 5 जा प्लस 1 2 0 5 2 जा प्लस 4 जा, तो 1/24 इसका आ गया।
अब ये कितना आ गया हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/24। अब फॉर्मूला जैसे हमारा क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 1/24। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो 1/24। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में क्या तो यहाँ पे हमें गैस कितने गिवन हैं, 75 ग्राम गिवन है, केजी में तो गिवन नहीं है 75 ग्राम। यानी इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ग्राम से, तो ये पलट के आ जाएगा ऊपर कुछ इस तरीके से, तो जो हम जब इसको जो गैस सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, तो ये हमारा कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 0.556 मोल पर केजी। तो गैस अगर यहाँ फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ यूनिट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में भी यूनिट की बहुत ज़्यादा अहमियत है और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो इसको आप बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा और क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। इसमें कहा तो कुछ जैसे हमारा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास हमने निकाला 60, गिवन मास है 2.5, तो 1/24 हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 75 ग्राम गिवन है, यहाँ पे सिर्फ 75 ग्राम गिवन है, तो केजी में निकालना था, तो हमें डाइविजन से यहाँ डिवाइड करते इसलिए वो मल्टीप्लाई में चला गया। होल सॉल्यूशन इज 0.556 मोल पर केजी। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। सो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं, हमारा ये है 7th कंसंट्रेशन के टर्म में 7 टॉपिक है जो कि है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी अब मोल के फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब इसको हम लैंग्वेज में लिखे, अगर मान लीजिए हमें फाइंड करना है अब यहाँ पे आपको कि कोई ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट से मिलके हमें सोल्यूशन मिला है, सोल्यूशन हमारा बना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करिए पूरे होल सोल्यूशन में, तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन, यही इसका हुआ मोल फ्रैक्शन। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करूँ, सो गाइस यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total numbers of moles present in the solution। मतलब मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का अगर निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन एक रेशियो है ये अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो इसको हम जस्ट लाइक ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 मोल्स है, ए मोल प्लस बी मोल के सोल्यूशन से कंपोनेंट से एक सोल्यूशन बना है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करें, इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करें, तो जनरली मोल फ्रैक्शन इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हम एक्स बी का फाइंड करना चाहें यानी इसका, तो एन बी अपॉन, यानी जिसका निकालना वो ऊपर, और एन ए प्लस एन बी तो कॉमन रहेगा डिवाइड में। सो एक इसका रूल है यहाँ पे गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, जो इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे समेशन करते हैं एन ए प्लस एन बी का प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी का, सो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। देखिए ये नीचे जो है ऐड हो जाए कॉमन और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स ए प्लस एक्स बी
ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बहुत ही कंपलसरी और कॉमन रूल है, तो इसको आप कभी भी मत भूलिएगा। ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है और ये मोल फ्रैक्शन की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम हर बार करते आए हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। सो गाइस मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल। सो गाइज हेयर इज अ क्वेश्चन कि हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज द फॉर्मूला, इन एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग अ 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, जो कि हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है। कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था मास परसेंटेज, तो ये मास परसेंटेज के ही टर्म में गिवन है। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि जब हम मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी या नॉर्मलिटी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा ही बनेगा 20% बाय मास, मतलब 20 ये ग्राम दिया गया है आपको, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये 20 ग्राम दिया गया है, तो यही आपको रहता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक जब मास परसेंटेज में एक्सप्लेन कर रहा था, आप वीडियो को प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर 20% मास है, और मास परसेंटेज होता ही यही है कि 100 ग्राम में जितना प्रेजेंट हो परसेंटेज की फॉर्म में वही होता है। जैसे लिखा हमने 20%, तो 20% ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये अब हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी सिखाया था और इस टाइम भी बता रहा हूँ कि सपोज मास ऑफ अ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, और मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल्स टू, ये कितना गिवन 20%, तो 20% बाया मास, तो ये मास है। अब देखिए ये सोल्यूशन का गिवन है, ये सल्यूट का गिवन है, तो सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर, ओ सा कितना होगा, तो इसको हम ऐसे माइनस करेंगे, ये जो कि ये मास आएगा सॉल्वेंट का, ये मास किसका आएगा, सॉल्वेंट का, तो इसको हम ऐसे 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80 ग्राम हमारा वाटर मिला। क्या मिला, 80 ग्राम हमारा यहाँ पे वाटर मिला। अब इसमें अब आपको यही तो दिमाग लगाना है कि इसमें सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सल्यूट यहाँ पे हमारा क्या है, एथिल ग्लाइकॉल, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो इस यहाँ पे एन जो ए कंपोनेंट है हमारा, वो क्या है हमारा, सल्यूट, और सल्यूट क्या है हमारा, एथिल ग्लाइकॉल, और बी कंपोनेंट हमारा क्या है, बी कंपोनेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट, वो क्या है, वाटर। और हमारा फॉर्मूला क्या था, किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो XA अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। जस्ट लाइक दिस ऑल्सो NB अपॉन NA प्लस NB, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मतलब एथिल ग्लाइकॉल, एथिल ग्लाइकॉल। और मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे सिखाया था, गिवन मास मतलब एथिल ग्लाइकॉल का गिवन मास अपॉन एथिल ग्लाइकॉल का रियल मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस यहाँ पे इसका गिवन मास कितना, गिवन मास 20% बाय बेस था, तो गिवन मास का कितना हुआ 20%। और एथिल ग्लाइकॉल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, यहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियो में कैलकुलेट, अभी जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पिछला टॉपिक समझाया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे यहाँ पे कार्बन के नंबर 2 है, हाइड्रोजन के नंबर 6 है, ऑक्सीजन के नंबर 2 है, तो उसके मॉलिक्यूलर से मास से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे 62। तो गिवन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना है 62। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल में एथिल ग्लाइकॉल को सॉरी मैं यहाँ पे EG से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके EG से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एथिल अल्कोहल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गिवन मास हमारा क्या है 20, जो कि 20% क्वेश्चन में देखिए गिवन है 20% बाय। और अभी जस्ट हमने यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे इसका,
तो ये कितना आएगा 62। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं एथिल ग्लाइकॉल का, तो जो कि कितना आएगा हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आएगा 0.322, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर के, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पे सिखाया है। XB क्या है, सॉल्वेंट, जो कि क्या है वाटर। A क्या है, सल्यूट, जो कि क्या है एथिल ग्लाइकॉल। तो एथिल ग्लाइकॉल आप जानते हैं 80 मोल हमने निकाला था, जो कि सॉल्वेंट है, ये देखिए सॉल्वेंट है। तो 80 तो इसका गिवन आ गया, और वाटर का यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो इसको जस्ट हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4.444 इसके कैलकुलेशंस हैं। तो अब हमें मिल गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल ग्लाइकॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है, Na/Na + Nb। तो Na कितना है, यानी Na दिस 0.322 प्लस Nb विच इज वाटर 4.444। ठीक है, और हमें एथिल ग्लाइकॉल फॉर्म करना है, तो एथिल ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.322। अब इसको हम होल कैलकुलेशन करके अगर हम सॉल्व करेंगे, सो गाइस हमें अगर हम इसे होल कैलकुलेशन करके हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 0.66 और ये 4। सो गाइस यहाँ पे मिलेगा 0.322 अपॉन 4.7666, और इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा 0.068। और जस्ट लाइक दिस, इसको आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये देखिए। तो इसको हम जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.068 आएगा। और अब ऐसे ही हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच इज इक्वल्स टू ये 4.444, और नीचे आ जाएगा ये, जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया था 4.766। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.932, जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन है ये। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा सॉल्यूशन है। इसके न्यूमेरिकल काफ़ी लंबे होते हैं, तो आप काफ़ी परेशान मत रहिएगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पे 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 2 टॉपिक हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको अलग हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको हेडिंग लगाते हैं, इसको एक्स्ट्रा लगाते हैं। 8 टॉपिक इसको लगा के हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा है मास फ्रैक्शन। अभी तक मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन। इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और इसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा। सो गाइस अब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली में, जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पढ़ा मास फ्रैक्शन, इसको डिफाइन करेंगे तो मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन समेशन ऑफ मास कंपोनेंट ऑफ बी। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला में डिराइव करेंगे, तो मास फ्रैक्शन जस्ट लाइक इसको बिल्कुल इसकी तरह का मोल फ्रैक्शन की तरह, जैसे मास फ्रैक्शन है तो मास से कंपोनेंट होगा, तो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ए प्लस डब्ल्यू बी, यही हुआ। अगर ऐसे ही मास फ्रैक्शन हमको अगर बी कंपोनेंट का निकालना है, ये तो ए कंपोनेंट के लिए था, अगर ऐसे ही हमको बी कंपोनेंट के लिए निकालना है मास फ्रैक्शन, सो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी जस्ट इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। अब ये है मास फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक हमारा कंसंट्रेशन के टर्म पार्ट्स पर मिलियन। सो गाइस अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन इन अ पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जो कि हमारी है 9th हेडिंग, पार्ट्स पर मिलियन। आप लोग आप सोच रहे होंगे यहाँ पार्ट्स पर मिलियन इसका क्यों नाम पड़ा, मतलब पर मिलीग्राम में कितने सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, यही होता है पार्ट्स पर मिलियन। सो यहाँ पे अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसकी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। तो ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, इट इज इक्वल
to the number of milligrams of the solute present in 1 liter of the solution। इसका मतलब है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसको हम जस्ट लाइक ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम कैसे लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, हम फॉर्मूला के टाइप में भी लिख सकते हैं। इसका लिखे हम तो मास ऑफ सोल्यूट बिल्कुल मोलैरिटी और मोलैरिटी की तरह है। कंसंट्रेशन बस कंसंट्रेशन के टर्म को हम लोग इसे डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए बस वही चीज़ है, हर बार सोल्यूट ऊपर सोल्यूशन नीचे, तो मोलैरिटी को छोड़ करके मास ऑफ सोल्यूट इन मिलीग्राम। इस बस इसको मिलीग्राम में कर दिया कि इसकी यूनिट चेंज कर दी गई है, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब एटसेट्रा एटसेट्रा ऑलरेडी सब सेम है। तो इसको हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मतलब मास ऑफ सोल्यूट किस में होना चाहिए, मिलीग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो बस ऐसे ही होना चाहिए। अब एक हम क्वेश्चन इसको लिखते हैं जस्ट लाइक दिस। क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8 ग्राम of a solute are dissolved in 10 liter of the solution. Calculate the concentration in ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो हमको कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, को कैलकुलेट करनी है इन ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो ये अभी हमने पढ़ा मास ऑफ सोल्यूट इन मिलीग्राम, इसमें क्या दिया है, ग्राम में दिया है, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1000 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें क्या गिवन है कि 8 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट आर डिजॉल्व इन 10 लीटर यानी लीटर, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो लीटर में चाहिए। ये देखिए हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, तो लीटर तो ऑलरेडी में गिवन है, तो 10 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कटा, सो यहाँ पे 800 आ गया हमारा आंसर। सो इसको हम लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई है। सो गाइस, अब हमने ऐसे ही टॉपिक अपना कंप्लीट किया ऑल कंसंट्रेशन वाला टर्म में, और एक छोटा सा हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, नोट डाल के लिख लीजिए, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, विच इज है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मैंने आपको अभी n फैक्टर समझाया था। अगर आपको n फैक्टर नहीं समझ में आया है इक्विवेलेंट में फाइंड करने के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं आपको बीच में बहुत ही ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो उसकी लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाएगी, इसीलिए आप कमेंट करिए, मैं अलग से आपको समझाऊंगा। तो नॉर्मेलिटी हमको अगर इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मल अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, आपसे क्या है नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, जो कि मैंने आपको समझाया था, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, जो कि मैंने आपको समझाया था। सो दिस है ब्यूटीफुल सा रिलेशन। अगर आपको मोलैरिटी गिवन है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, नॉर्मेलिटी आपको निकल आएगी बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। सो ये था इस वीडियो की कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के टर्म में हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया
व्हाट इज सोल्यूशन डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिफाइन किया, व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन बता दिया, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वो भी डिफाइन कर दिया। अब हमको डिफाइन करना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है क्या इन टर्म ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड। उसके बाद पढ़ेंगे हेनरी लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉस। तो यही इस वीडियो में इतने टॉपिक्स में पढ़ने हैं। सो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, जिस टॉपिक पे हेनरी जी ने अपना लॉ दे दिया। हेनरी जी ने अपना लॉ दे दिया सॉल्युबिलिटी टॉपिक पे। सो अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज़ को अगर हम किसी वो चीज़ में मिलाते हैं तो वो सॉल्यूबल है, तो यानी वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी वो उसकी कैपेसिटी, वो उसकी पोटेंशियल है, तो यही होता है सॉल्युबिलिटी। तो हम पढ़ेंगे अब हम पहली चीज़ पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, दूसरा पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग लगाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, इसका मतलब है, एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आप लोग आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट वो क्या है, जस्ट लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक पेज में साइड में समझा दूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। एक हमारा 11th क्लास, 11th इज़ द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री। 11th जो क्लास हमारा केमिस्ट्री का बेसिक्स है। देखिए, अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर में मिला रहे हैं तभी वो डिसॉल्व होगा, तभी वो क्या होगा, तभी वो डिसॉल्व होगा। ऐसा ही अगर हम पोलर कंपाउंड को, तभी वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर पोलर कंपाउंड को प्लस पोलर कंपाउंड को मिला रहे हैं तभी वो आपस में डिसॉल्व होगा। अगर हम पोलर ले रहे एक नॉन पोलर ले तो डिसॉल्व नहीं होगा, अगर हम फिर पोलर और पोलर नॉन पोलर ले तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर जो सॉलिड है वो भी पोलर है, अगर लिक्विड भी पोलर है तभी डिसॉल्व होगा, या तो फिर दोनों लिक्विड और सॉलिड नॉन पोलर हो। तो ऐसे ही इस केस में होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ी सी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आगे वाला, आगे जो हम पढ़ेंगे सॉलिडिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, वो हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो मेरे यहाँ पे लैंग्वेज लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। सो गाइस अब हम जैसे पढ़ रहे थे, फिर यहाँ लैंग्वेज की मैंने बात की थी, तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज आपको बताने जा रहा हूँ। किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब सॉलिड जब इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है लिक्विड में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो कैसे डिसॉल्व होती है। मैंने आपको बताया था कि पोलर डिसॉल्व होता है पोलर में और नॉन पोलर डिसॉल्व होता है नॉन पोलर में। ये इसकी बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ ग्राम लिक्विड, मतलब कोई भी जो हर जो सॉलिड होता है वो ज़रूरी नहीं कि किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर पोलर है तभी डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर है या जो सॉलिड है वो नॉन पोलर है और उसको पोलर में डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसीलिए सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, एटसेट्रा, डिसॉल्व इन रेडली इन वाटर। अब मैंने एग्जांपल आई कि नमक को पानी में मिलाओ, चीनी को पानी में मिलाओ और यूरिया को पानी में मिलाओ, बहुत ज़्यादा इजी से डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन नेपथलीन और एंथ्रासीन ले लो, डाइक्लोरोबेंजीन लो, एक्सेट्रास डू नॉट डिसॉल्व, ये नहीं डिसॉल्व होती हैं। इसीलिए कोटेशन दिया गया है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जिस तरीके जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका नेचर जैसा है और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसका नेचर जब सभी में होगा तभी वो डिसॉल्व होगा। इसीलिए कोटेशन है लाइक डिसॉल्व लाइक। आप बात करेंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। ये देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा वरना आप कंफ्यूज होंगे। सॉलिड इन अ लिक्विड मतलब अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए, अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, यही इसका कॉमन सा फैक्टर है। अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी उस सॉल्यूशन पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा। जनरली जो होता है वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट अफेक्टिंग पढ़ते हैं फैक्टर।
ये हमारा अब हमारा है ये लास्ट, जो कि है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर? उस सॉलिड, जब सॉलिड को डिसॉल्व करता है लिक्विड में तो प्रेशर डज नॉट अफेक्ट करता है, मतलब जो प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन पे अफेक्ट करता ही नहीं है। अब हम पढ़ने आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सो हियर गाइस, अब हम पढ़ने आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो इसको भी हम लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजिली से और अच्छे से समझ में आ सके। सो गैस, हम बात ऐसे कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की। तो गैसेस डिजॉल्व इन अ लिक्विड जस्ट लाइक अ सोडा वाटर एंड एरेटेटेड ड्रिंक्स, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कंटेन अ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन अ वाटर अंडर अ हाई प्रेशर। मतलब देखिए, अब जब गैस है लिक्विड में डिजॉल्व की गई, गैस कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, हार्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको मिलाई जाती है तो उसमें हाई अंडर प्रेशर में डिजॉल्व किया जाता है। क्योंकि ये अच्छे से इसको डिजॉल्व हो सके और कंबाइंडली गैस जो है वो रिलीज ना हो सके। ऐसा ही इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे वो अपने नेचर शो करता है और कैसे कैसे डिजॉल्व होने में सक्षम रहेगा। तो ये अब मैं बताने जा रहा हूँ, जस्ट लाइक अ नेचर ऑफ अ गैस। यहाँ पे बताने जाऊँगा नेचर ऑफ अ गैस। तो नेचर ऑफ गैस कैसा होना चाहिए? गैसेस लाइक अ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो डिजॉल्व रहती हैं, डिजॉल्व ओनली स्लाइटली इन अ वाटर, स्लाइटली में बहुत ही कम डिजॉल्व रहती हैं। द गैसेस लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NaCl, मतलब सॉरी HCl एटसेट्रा हाईली सॉल्यूबल, ये इस वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है। और नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, जो लिक्विड सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक अ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इज ग्रेटर इन एथेनॉल। मैंने आपसे बताया था कि ये इसमें जो होती हैं स्लाइटली इस वाटर में सॉल्यूबल रहती हैं, लेकिन जो इथेनॉल में है वो उनकी इन्हीं की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्यूबल होती है इन द कंपेरिजन ऑफ वाटर अंडर हाई आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन में। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। जब गैस इन लिक्विड में आती है उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या गैस जो है वाटर में अच्छे से सॉल्यूबल है, कि जब टेम्परेचर घटा रहे हैं तब सॉल्यूबल है? ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज करती हुई इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जब हम गैस इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जब हम गैस को टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, तो आपस में दूर दूर भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। जब दूर दूर भाग रहे हैं तो वाटर में वो क्या मिलेंगे? उनकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती है। सो इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, टेम्परेचर पढ़ लिया और अब हम प्रेशर बाकी है। इसी प्रेशर पे टॉपिक है, हेनरी जी ने बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें दे दिया जो कि हम लोग उसे कहते हैं हेनरी लॉ। वो प्रेशर के बेस पे ही हमें दिया है। सो गाइस, इसीलिए अब हम हेनरी लॉ के लॉ पे पढ़ना कोशिश करेंगे कि वो लॉ कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हर टॉपिक जैसे हम पढ़ रहे थे कि फैक्टर्स के पढ़ रहे थे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होगा तो वो गैस ना लिक्विड डिसॉल्व करेगी कैसे होगा, और अभी तक हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ऐसे ही पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि हमारा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं फोर्थ डाल दे रहा हूँ। तो अब इसी के बेसिस पे हेनरी लॉ ने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया। इसी को हेनरी को लॉ को डिफाइन कर दिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिफाइन कर दिया। सो मैं यहाँ पे हेनरी लॉ को डिफाइन करूंगा। लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ, और बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं और बहुत ही अलग अलग डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको ऐसी एक पकड़ वाली डेफिनेशन बताऊंगा जो आपके डायरेक्ट माइंड में घुस जाए। जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड डेरिवेशन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देखिए कितनी बड़ी वाली, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर यानी P ऑफ द
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। देखिए अब मोल फ्रैक्शन भी आया जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था। मोल फ्रैक्शन एक्स, इसको रिप्रेजेंट करते मैंने आपको बताया था, ऑफ द गैस डिजॉल्व provided gas does not undergo any chemical change during dissolution। इसका मतलब है at a constant temperature the partial pressure P above solution is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved provided gas does not, जो हमें गैस प्रोवाइड की गई है वो किसी अंडर केमिकल रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेशन करनी चाहिए ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। मतलब मान लीजिए हम किसी चीज़ में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम जो होता है वो किसी अंदर कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेनी चाहिए, और उस टाइम जो होता है पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के, एट अ कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट आपको एक और डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि है, ये सब किस पे होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी होगा सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर is directly proportional to solubility। ये बस छोटी सी इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वो भी कौन सा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। सो इसका देखिए, अब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन। सो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये के एच एक कांस्टेंट लग जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन आएगा वेयर के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट। कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट, सो सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा सर, के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है, फॉर्मूला पूरा बन गया हेनरी लॉ का। हमारा ये क्या बन गया, पूरा फॉर्मूला बन गया। इसी को हम हेनरी लॉ बोलते हैं और इसकी कोई ये डायमेंशन लेस होती है। सो इसका ही अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें P अपॉन एक्स, अगर हम इसको ऐसे लिया है P अपॉन एक्स का, तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसकी जो स्लोप बनेगी इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगी, हेनरी के कांस्टेंट के इक्वल होगी। सो अगर इसको ऐसे ही हम ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं P अपॉन एक्स का ग्राफ। किसका अपॉन ड्रॉ कर रहे हैं, P अपॉन एक्स का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, P अपॉन एक्स, मान लीजिए P हमारे प्रेशर है, X इज द मोल फ्रैक्शन, X मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फाइंड मिलेगा। ये क्या है, KH है। मान लीजिए ये हमारी हर बार यूनिट चेंज हो रही है, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। P अपॉन एक्स का हमारा ग्राफ है, ये x का स्लोप है, के एच का हमें स्लोप मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए जितना हम मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही हमारा पार्शियल प्रेशर, जितना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, जितना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है उतना ही मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये हमारा क्या, सॉरी, ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी हेनरी जी कहते हैं, हेनरी इतना कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम किसी सोल्यूशन में, सोल्यूशन किसका है जनरली, सिर्फ और सिर्फ किसका है, गैस और लिक्विड का, यानी गैस की ही सिर्फ बात करते हैं और किसी का नहीं बात करते, कि जितना हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा कितने में, लिक्विड में, उतना ही ज़्यादा लिक्विड में डिजॉल्व होगा। सो गाइज अब इसके हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइज अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे जो मतलब हेनरी लॉ हमारे पार्शियल प्रेशर के बताता है कि इतना पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो पहली हमारी एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ सोडा वाटर एरेटेड ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक्स में हाईली डिजॉल्व करने के लिए, हम अंडर हाई प्रेशर में सील्ड करते हैं, यानी उस बॉटल को हम अंडर हाई प्रेशर में सील्ड करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अच्छे से डिजॉल्व रहे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पॉइंट, अंडर अ सी वाटर प्रेशर इज हाई देयरफॉर, इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ एयर इज डिजॉल्व मोर इन अ ब्लड। इसीलिए जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है मोर ब्लड में डिजॉल्व होती है। सो इसीलिए ऑक्सीजन इज यूज अप बाय द बॉडी फॉर मेटाबॉलिज्म, मतलब ऑक्सीजन को अप करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। आप थर्ड पढ़ते हैं, व्हेन अ डीप सी डाइवर्स मतलब कि स्कूबा डाइवर्स कम एट द सरफेस द प्रेशर डिक्रीज करता है, सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है, देयरफॉर इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ डिजॉल्व गैसेज, वो जो गैस उससे डिजॉल्व होती हैं वो ब्लड में डिक्रीज करती हैं, क्योंकि ऊपर प्रेशर डिक्रीज करते हैं इसीलिए ये जो ब्लड है को डिजोल्यूशन होता है डिक्रीज करते, इसीलिए अपने साथ वो गैसेज का कॉम्बिनेशन पीछे लेके घूमते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट है जो कि एप्लीकेशन हमारी, इन लंग्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, हीमोग्लोबिन combines with oxygen to form oxyhemoglobins। मतलब अंडर हाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स बनाता है। अगर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की पढ़ें तो ऐसे काफ़ी हेनरी हैं, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट थी आई होप मैंने आपको पढ़ा दिया और अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। सो हमने ऐसे ही ये पूरे टाइप्स हमने देखिए वीडियो में कवर किए हैं, ये हमने 5 वीडियो कवर किए हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने स्टार बना दिए, हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और ये सारे मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।